डीडी न्यूज, भरोसा सच का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले आदिवासी मेहमानों, झांकी कलाकारों, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स से राष्ट्रपति भवन में करेंगी मुलाकात। ये मुलाकात देश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने और जनजातीय समुदायों की कला और परंपराओं को सम्मानित करने के उनके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज बैठक करेंगे। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में आर्थिक और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन बैठक में यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ईयू ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए अपनी बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया है कि भारतीय नजरिए से यह व्यापार समझौता संतुलित और भविष्योन्मुखी है, जो यूरोपीय संघ के साथ भारत के बेहतर आर्थिक एकीकरण में मदद करेगा। वाणिज्य सचिव ने भरोसा जताया है कि इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि समझौते की घोषणा मंगलवार को की जाएगी। समझौते के लिए यूरोपीय संसद की मंजूरी अनिवार्य है, जबकि भारत में केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। आज से दक्षिण गोवा में आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसके साथ ही प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह श्री स्वामी नारायण भगवान द्वारा रचित शिक्षा पथरी के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित समयो महामहोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से मिलेंगे, जो गणतंत्र दिवस परेड को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। ये मुलाकात कोठारी ऑडिटोरियम, डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद ये उनकी पहली बंगाल यात्रा होगी। नितिन नवीन राज्य विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव पहले नितिन नवीन की बंगाल यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी लागू कर उत्तराखंड ने अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। देश के कई प्रमुख मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहां कई अहम याचिकाओं पर सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी की मांग वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होने वाली है। एसआईआर पर देश के अलग अलग हिस्सों से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिन पर शीर्ष अदालत में आज सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मतदाताओं की नागरिकता की जांच सिर्फ चुनावी उद्देश्य से की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल सही और वैध मतदाताओं को सूची में शामिल करना है। सर्वोच्च न्यायालय में यूजीसी की नई नीति के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग के मामले को भी मेंशन किया जा सकता है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई अधिसूचना के खिलाफ स्कूलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। स्कूलों ने इस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें फीस बढ़ाने और शुल्क लेने की प्रक्रिया में सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के लाल किले में 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व 2026 का किया उद्घाटन। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि ये महोत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगा। इस महोत्सव के माध्यम से लोगों को विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा।
77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव देशभक्ति की भावना और सांस्कृतिक समारोहों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद परेड की सलामी ली गई, जिसमें सैनिकों, पुलिस बलों और स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस स्वागत समारोह में उपस्थित रहे। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जोश और गर्व से परेड का आयोजन किया। इस शानदार समारोह में भारतीय जवानों ने अपने अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जवानों की परेड, जोशीले नारों और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत माहौल ने सभी मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा जवानों ने आपस में मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे के साथ उत्सव मनाया, जो उनके बीच भाईचारे और सहयोग की भावना को और भी मजबूत करता है। खेमराज सुंदरयाल को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। हरियाणा के पानीपत के हैंडलूम को विदेशों तक पहुंचाने के श्रेय 84 साल के बुनकर खेमराज सुंदरयाल को ही जाता है। उन्होंने अपनी कला का सारा श्रेय बनारस शहर को दिया। नई फसल, नया वर्ष और नई शुरुआत का प्रतीक है विशु त्योहार। कचारी समुदाय का ये पर्व कृषि चक्र की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व पर गांव में पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं। मुख्य रूप से असम और नागालैंड में मनाया जाने वाला ये त्योहार कृतज्ञता और सामुदायिक एकता का उत्सव होता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का आयोजन आज से करने जा रहा है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें प्रस्तुतियां 228 भारतीय और विदेशी भाषाओं बोलियों में होंगी। ये संस्करण मैथिली, भोजपुरी, तुलु और उर्दू, संस्कृत, ताई, खामती, निशी जैसी भाषाओं के साथ साथ लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में होगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आनंदपुर में देर रात एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों का राहत और बचाव कार्य जारी। कश्मीर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में लपेट लिया है। इस हिमपात और खराब मौसम के कारण सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इलाके में ताजा बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर NH-44 बंद कर दिया गया है। देश में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम विभाग ने भारी बारिश और दक्षिणी राज्यों में तूफान की चेतावनी जारी कर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में अलग अलग जगहों पर कोल्ड वेव की स्थिति रहने की संभावना। मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन इलाके, दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बर्फ से ढकी त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच श्री माता वैष्णो देवी का पवित्र भवन तिरंगे रोशनी से जगमगा रहा है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत इस साल 28 जनवरी से होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। आगामी बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद में राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ करेंगे बैठक। 2 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र का पहला चरण कल से 13 फरवरी तक होगा। वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को लोकसभा में अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार। मोदी 3.0 सरकार के इस तीसरे पूर्ण बजट की तैयारियां अंतिम चरण में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाली शक्ति बनने के लिए है तैयार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ने दावोस में 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में और भी मजबूत होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य की जीडीपी 13 से 15% की वार्षिक दर से लगातार बढ़ रही है और 2027 तक ये 10 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छू सकती है।
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा कि विश्व आर्थिक मंच में असम की पहली भागीदारी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो राज्य के ऐतिहासिक रूप से पिछड़े क्षेत्र से वैश्विक स्तर पर जुड़े और निवेश के लिए तैयार गंतव्य बनने की दिशा में बदलाव का संकेत देती है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जितन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई रोजगार पैदा करने का सबसे मजबूत मंच है और अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो एमएसएमई से ज्यादा प्रभावी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मंत्री जितन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई समृद्धि को मजबूत करती है और कृषि के बाद ये क्षेत्र आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा योगदान देता है, जिसकी भूमिका बेहद अहम और निर्णायक है। ईपीएफओ सदस्य जल्द ही यूपीआई के जरिए सीधे अपने बैंक खाते से निकाल सकेंगे पीएफ। सरकार द्वारा ये नई सुविधा अप्रैल 2026 से शुरू होगी। सरकार द्वारा इस कदम का उद्देश्य करीब 8 करोड़ सदस्यों के लिए निकासी प्रक्रिया को आसान बनाना है। हालिया बदलावों में नियमों को और सरल बनाया गया है और ऑटो सेटलमेंट की सीमा भी बढ़ाई गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में पीएसएस पर 3.37 लाख मीट्रिक टन खरीद को मंजूरी दी है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 14 अरब 16 करोड़ डॉलर बढ़कर 701 करोड़ 36 करोड़ डॉलर हुआ। इस दौरान स्वर्ण भंडार और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां दोनों में हुई बढ़ोतरी। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार स्वर्ण भंडार इस समय 117 अरब 45 करोड़ डॉलर पर है। पिछले सप्ताह के मुकाबले ये 4 अरब 62 करोड़ डॉलर अधिक है। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मसाला ओए छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में देखने को मिली जबरदस्त तेजी। सोने की कीमत $5,000 प्रति औंस के पार पहुंचा, जबकि चांदी पहली बार $102 प्रति औंस के स्तर पर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मुकाबले चीन में चांदी के दाम अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं और अब अंतर करीब $16 प्रति औंस तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी का दाम करीब $109 प्रति औंस पर बना हुआ है, जबकि चीन में चांदी की कीमतें करीब $125 प्रति औंस तक पहुंच गई है। असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ एक हाइब्रिड बिजली आपूर्ति और ऊर्जा प्रबंधन समझौता किया है, जिसका उद्देश्य कंपनी के विभिन्न विनिर्माण केंद्रों पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस समझौते के तहत हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात के प्लांट्स को सालाना 15.50 करोड़ यूनिट हाइब्रिड बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
पी एनालिटिक्स लिमिटेड ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भू अर्थव्यवस्था विभाग से की साझेदारी। इसका उद्देश्य भारत में रियल एस्टेट से जुड़े शैक्षणिक कार्यक्रम और एक रियल एस्टेट स्कूल स्थापित करना है। पीवीआर आइनॉक्स ने अपनी पूरी 93.27% हिस्सेदारी 226.8 करोड़ रुपए में एफएमसीजी कंपनी मेरिको को बेचने का ऐलान किया है। फ्रांसीसी कार कंपनी रेनॉल्ट ने भारत में अपनी लोकप्रिय एसयूवी डस्टर को दोबारा लॉन्च करने का किया ऐलान। रेनो ग्रुप के अधिकारी फैब्रिस कैम्बोलीव ने कहा कि कंपनी भारतीय बाजार को लेकर गंभीर है और भारत को अपनी दुनिया के 5 सबसे अहम बाजारों में शामिल मानती है। दिसंबर तिमाही में एक्सिस बैंक का शुद्ध लाभ 7,010.65 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 4% अधिक है। BMW ग्रुप इंडिया के सीईओ हरदीप सिंह बरार के अनुसार भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आयात शुल्क कम होने से देश में छोटी लग्जरी गाड़ियों के बाजार को मिलेगा बढ़ावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले ऑटो, लकड़ी और दवाइयों पर टैरिफ 15% से बढ़ाकर किया 25%। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि चूंकि कोरियाई विधायिका ने हमारे ऐतिहासिक व्यापार समझौते को पारित नहीं किया, इसलिए टैरिफ बढ़ाया गया है। इजरायल को गाजा में लगभग 840 दिन तक बंधक रहे पुलिस अधिकारी रान ग्विली की शव मिला है। रान ग्विली गाजा में आखिरी बंधक थे। इस दौरान रान ग्विली के परिवार ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व उनके दुख से बड़ा है। साथ ही उन्होंने इजरायल की जनता, सुरक्षा बलों और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद भी किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में 840 दिनों तक बंधक बनाए गए पुलिस अधिकारी रान ग्विली के अवशेष बरामद होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लोगों को विश्वास नहीं था कि हम 20 बंधकों को जीवित छुड़ा पाएंगे, लेकिन ट्रंप की मदद से हम सफल रहे। संयुक्त अरब अमीरात ने स्पष्ट किया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपनी जमीन, जल सीमा या हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला राजनीतिक कैदियों को तेजी से रिहा कर रहा है और आने वाले दिनों में रफ्तार और बढ़ेगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसे मानवीय कदम बताया है। अधिकार समूह के मुताबिक अब तक 151 कैदी रिहा हुए हैं, जबकि सैकड़ों अब भी जेल में हैं। ये घटनाक्रम मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस साल तेल उत्पादन साझा अनुबंधों के तहत $1.4 अरब का निवेश होने की उम्मीद जताई है, जो 2025 में लगभग $900 मिलियन से अधिक है। स्पेन की पुलिस ने अटलांटिक महासागर में एक विशाल कोकीन तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश। ऑपरेशन के दौरान 10 मीट्रिक टन ड्रग्स जब्त किए गए और 105 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 30 नावें और 70 वाहन और कई उपकरण भी जब्त किए। स्पेन पुलिस की जांच में पता चला है कि गिरोह ने लगभग 57 टन कोकेन यूरोप में पहुंचाई। इसके लिए स्पीड बोट, समुद्र में लंबे समय तक रहने वाले प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों ने हैम्बर्ग में उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में 100 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वच्छ ऊर्जा समझौते पर किए हस्ताक्षर। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि ये कदम न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कनाडा के पूर्व ओलंपिक स्नोबोर्डर रयान वेंडिंग ने अमेरिका की एक संघीय अदालत में कोकीन तस्करी और कई ड्रग संबंधी हत्याओं के आरोपों को किया खारिज। इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत में भूस्खलन के बाद सैकड़ों विस्थापितों ने एक अस्थायी राहत केंद्र में शरण ली। इस भूस्खलन में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग लापता हैं। भूस्खलन से 30 से अधिक घर दब गए और प्रभावित गांव परिसर लांगू राजधानी जकार्ता से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। फंसे हुए लोगों में 23 नौसेना अधिकारी भी शामिल हैं। अमेरिका में शक्तिशाली आर्कटिक तूफान के बाद अब जानलेवा शीतलहर ने लाखों लोगों का जीवन संकट में डाल दिया है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 23 हो गया है। दक्षिण के राज्यों टेनेसी, टेक्सास और लुइसियाना में बुनियादी ढांचा चरमरा गया है और करीब 6 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल हो गई है। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार देश की लगभग 19 करोड़ आबादी वर्तमान में किसी न किसी प्रकार के कोल्ड अलर्ट के दायरे में है।
मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे तक जा चुका है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 रनों से हरा दिया। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की टीम 9 विकेट पर 184 रन ही बना पाई। मुंबई की ओर नेट रिसीवर ब्रेंट ने नाबाद 100 रन बनाए। ये वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास का पहला शतक रहा। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज गुजरात जॉइंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, वहीं गुजरात जॉइंट्स चौथे स्थान पर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हरियाणा की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। लद्दाख की टीम दूसरे और महाराष्ट्र की टीम तीसरे स्थान पर रही। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आर्मी की टीम ने आइस हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। आर्मी की टीम ने फाइनल में चंडीगढ़ को 3-2 से दी मात। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। वो 3 फरवरी को मुंबई में टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के बाकी बचे 2 मुकाबलों के लिए श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के साथ बने रहेंगे। श्रेयस अय्यर को तिलक वर्मा के विकल्प के रूप में चुना गया था। अरीना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में बना ली है जगह। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सबालेंका ने इवा जोकोविच को मात दी। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। चौथे दौर के मैच में जोकोविच को वॉक ओवर मिल गया। बेन शेल्टन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में शेल्टन ने कैस्पर रूट को दी मात। यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 के मैच में सिनर ने इटली के लुसियानो दार्देरी को मात दी। लोरेंजो मुसाती ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को मात दी। मुसाती पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। पिछली बार की महिला एकल चैंपियन माडिसन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गई हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में जेसिका पेगुला ने माडिसन कीज को हरा दिया है। चौथी वरीयता प्राप्त अमांदा अनिसिमोवा ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अनिसिमोवा ने चीन की वांग जिनियू को हराया। एलेना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 के मैच में रायबाकिना ने एलिजा मार्टिन्स को मात दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में आज कोको गॉफ और एलिना सुतालोना आमने सामने होंगी। स्वितोलिना आज तक कभी ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई हैं। भारत के युकी भांबरी और स्वीडन के आंद्रे गोरांसन की जोड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल वर्ग के तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। युकी गोरांसन को ब्राजील के ऑरलैंडो लूज और राफेल मैथोस की जोड़ी ने मात दी। सऊदी प्रो लीग में सोमवार को खेले गए मैच में अल नस्र ने अल तावून को 1-0 से मात दी। अल तावून ने मैच में आत्मघाती गोल किया। 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप का लोगो जारी हो गया है। फीफा ने रियो डी जेनेरो में आधिकारिक लोगो किया जारी। 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन ब्राजील में होगा। और एक्सप्रेस न्यूज में